हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निशा बैच में सॉलिड स्टेट के लेक्चर 3 में। इस लेक्चर में यार हम लोग वाइड्स को देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को देखेंगे और डिफेक्ट्स को देख के इस लेक्चर में हम लोग पूरा सॉलिड स्टेट वाइंड अप कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को स्ट्रेट अवे। हम लोगों को ये पता है कि हम लोगों को नोट्स वगैरह कहाँ पे मिलना है, सारी चीज़ें हमें मिल जा रही हैं texturecam.in पे। वहाँ पे जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे तुम्हें अवेलेबल रहेगा। बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं उनके भी वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, दे आर इन प्रोसेस, तो वो भी जल्दी आ जाएंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली थी सारे क्रिस्टल्स की, और हम लोगों ने पैकिंग को भी देख लिया था, मतलब 1D पैकिंग, 2D स्क्वायर पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग और 3D पैकिंग, 3D हेक्सागोनल पैकिंग और 3D एससीपी पैकिंग हम लोगों ने तीनों देख ली थी। अब हम करते हैं वॉइड की बात। जब वॉइड की बात करते हैं, वॉइड मतलब होता है एम्प्टी स्पेसेस, और वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो जब हमने 3 स्फीयर्स को बिल्कुल मिला के रखा तो देखो उनके बीच में एक खाली जगह रह गई, ये वाली खाली जगह रह गई। इस खाली जगह को हम कहते हैं, क्योंकि ये 3 स्फीयर से मिलके बनी है, इसे हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल वॉइड। क्या कहते हैं इसे? ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं इसे। ट्राइगोनल वॉइड मतलब अगर तुम लेमन्स रख लो आसपास में तो उनके बीच में जो वॉइड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइगोनल वॉइड कहेंगे। तो ट्राइगोनल वॉइड के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि 3 स्फीयर टच कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ट्राइगोनल वॉइड है। अब इसी ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर अगर हम एक स्फीयर और रख दें, मान लो तुमने 3 लेमन्स रखे नीचे और उसके ऊपर क्या कर दिया, एक लेमन को और रख दिया, तो फिर तुम उसे घुमा के देखोगे तब भी वहाँ पे खाली स्पेस बची रहेगी, और वो खाली स्पेस तुम्हें जो दिखाई देगी वो ये वाली स्पेस दिखाई देगी। दिस स्पेस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, इसे हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी 4, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि अच्छा ऐसे नहीं हटाते हैं इसे, या इन स्फीयर्स को मैं अगर देखो क्या करें हम, मैं फिर से बना देता हूँ ज्योमेट्री को, इसे इरेज करके दोबारा बनाता हूँ तुम्हारे लिए। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, 3 स्फीयर्स को इस तरह से रखा, 3 स्फीयर्स को इक्वल साइज के स्फीयर्स बना लेते हैं, ठीक। इसे कॉपी कर लेते हैं, एआई का सहारा तो हम लोग लेते ही हैं, हमें पता ही है। तो इन स्फीयर्स को इस तरह से हमने रखा, तो एक वाइड स्पेस बन गया बीच में। अब क्या करें, इन तीनों स्फीयर्स को कॉपी कर लें और इन्हें पेस्ट करके इसे रोटेट कर लेते हैं इस तरह से, और इसे उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक। तो 2 स्फीयर्स हमने क्या किए, 3 स्फीयर्स, एक बार ट्राइंगल अप साइड लिया और एक बार ट्राइंगल डाउन साइड लिया, तो ये एक वॉइड बन गया बीच में। जो वॉइड बना वो देखो मैं दूसरे कलर के पेन से बना रहा हूँ, ये वॉइड जो खाली जगह दिख रही है तुम्हें, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या कहलाता है, इसे कहते हैं, ये कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए तुम अगर ध्यान से सोचोगे मेरी बात, तो तुम्हें लगेगा कि हमने 4 एटम्स को क्या किया, एक प्लेन पे रखा। कौन से 4 एटम एक प्लेन पे हैं, देखो 1 2 3 एंड 4। एक 5 ऊपर से कैप करा और नीचे से कैप करा, तो 4 एटम एक प्लेन में आ गए, एक ने ऊपर से कैप किया और एक ने नीचे से कैप किया, ठीक है। तो ये 4 एटम एक प्लेन पे हो गए, 1 2 3 4, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो अगर हम SF6 तुमने अगर याद आ रहा हो तो तुम आराम से मेरी बात समझ पाओगे कि SF6 में जो सल्फर है वो कौन से वॉइड में है, वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा हुआ है। और ये देखो ये तुम्हारे लिए ऑक्टाहेड्रल बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया? तो ये ऑक्टाहेड्रल बन गया, पूरा इसे कर देते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी वो कितनी आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 6, ठीक है। तो अब इन तीनों वॉइड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि सॉलिड स्फीयर के कंपैरिजन में इन वॉइड्स की रेडियस कितनी आती है, ठीक है। सिंपल सवाल आता है, बिल्कुल सीधा सीधा इससे बनता भी है। तो इनके हम लोग पहले नंबर ऑफ वॉइड्स देख लेते हैं और इनके रेडियस भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब नंबर ऑफ वॉइड्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वॉइड्स क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन क्लोज पैकिंग। जब हम क्लोज पैकिंग में ही वॉइड की बात करेंगे, लूज पैकिंग में वॉइड की बात नहीं करेंगे।
तो क्लोज पैकिंग होती कौन कौन सी है? क्लोज पैकिंग जो होती है वो हमारी कौन सी होती है? एफसीसी और एससीपी। भाई क्लोज पैकिंग कौन कौन सी थी? एफसीसी यानी फेस सेंटर क्लोज पैकिंग और एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो उनमें हम लोग वॉइड्स की बात करेंगे। तो क्लोज पैकिंग में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं n। n इज द टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो एफसीसी में कितने हो जाते हैं इफेक्टिव एटम? 4 एटम होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे 4। तो एफसीसी में अगर हमें पोजीशन ऑफ वॉइड देखनी हो, एफसीसी में हमें पोजीशन ऑफ वॉइड देखनी हो तो कैसे देखेंगे? अब भाई इसे विजुलाइज करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना और विजुलाइज करने की कोशिश करना, ठीक है? तुम रूम में बैठे हो, रूम में ही ध्यान से देखना शुरू करोगे तो मेरी बात समझ में आएगी। रूम में अपने से लेफ्ट टॉप कॉर्नर को देखो। लेफ्ट टॉप कॉर्नर उधर साइड होगा, ठीक? लेफ्ट टॉप कॉर्नर को जब तुम देखोगे तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर को देखोगे तो तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे जो फेस सेंटर है, तुम्हारे वॉल के सामने वाले जो मुंह के सामने वॉल है उस पे जो फेस सेंटर है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एडजेसेंट फेस सेंटर के बीच की दूरी कितनी होती है? a/√2। तो ये a/√2 हो गई। कॉर्नर से फेस सेंटर कितनी दूरी पे? a/√2। उस कॉर्नर से फेस सेंटर कितनी दूरी पे? a/√2। और जो तुम्हारा फैन लगा हुआ है ऊपर रूफ पे, वो भी लेफ्ट वाली वॉल और राइट सामने वाली फ्रंट वाली वॉल से a/√2 पे है। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जो फैन को लेफ्ट वाली वॉल को और राइट वाली वॉल को कनेक्ट करता हो। क्या बनाओ? एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जो लेफ्ट वाली वॉल को, राइट वाली वॉल को और फ्रंट वाली वॉल को क्या करता हो? कनेक्ट करता हो। ऐसा एक ट्रायंगल बन सकता है। तो एक ये ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल बनने के बाद जो ऊपर वाला जो कॉर्नर वाला आइटम है वो क्या करेगा? वो बेसिकली इन तीनों ट्रायंगल को कैप कर देगा। और कैप करेगा तो एक बॉडी सेंटर पे क्या बन जाएगा हमारा? बॉडी सेंटर पे एक हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा, ठीक है? तो हर कॉर्नर से बॉडी डायगोनल के अलोंग एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड बनेंगे? एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएंगे, ठीक है? एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएंगे? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएंगे। तो टोटल बॉडी डायगोनल थी कितनी हमारे पास? टोटल बॉडी डायगोनल थी हमारे पास 4। तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड आ गए? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आ गए। तो क्या हुआ? इन केस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट एट द डिस्टेंस ऑफ √3a/4। कितनी दूरी पे है? √3a/4 फ्रॉम ईच कॉर्नर अलोंग द बॉडी डायगोनल, ठीक? अलोंग द बॉडी डायगोनल √3a/4 के डिस्टेंस पे क्या है हमारे पास? टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ठीक है? अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे देखेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने के लिए देखो ध्यान से देखना कि हर फेस सेंटर को तुम क्या करो? आपस में ज्वाइन कर लो। जो सामने फेस सेंटर है, लेफ्ट में फेस सेंटर है, राइट में फेस सेंटर और बैक में फेस सेंटर है, अगर तुमने ये चारों फेस सेंटर आपस में ज्वाइन कर लिए, अगर इन चारों को तुमने ज्वाइन कर लिया तो तुम्हें एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा होगा इन चारों से। भाई फ्रंट वॉल पे फेस सेंटर, लेफ्ट पे फेस सेंटर, राइट पे फेस सेंटर और बैक में फेस सेंटर, तो हमें एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। और ऊपर वाला फेस सेंटर जो फैन वाला है और जिस फ्लोर पे तुम बैठे हो वो फेस सेंटर, वो क्या कर रहे होंगे? आपस में कैप कर रहे होंगे। तो बॉडी सेंटर पे एक हमारा क्या बन जाएगा? एक हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे आया है? एट द बॉडी सेंटर, एट द बॉडी सेंटर। एक जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड आया वो कहाँ पे आया? एट द बॉडी सेंटर आया, ठीक? अब बाकी हमें ढूंढने कितने? 3 और बचे हैं। तो 3 कैसे ढूंढेंगे? देखो कि अगर तुम इमेजिन कर पाओ तो सोचना मेरी बात को, नहीं तो याद रखना। बात को याद रख लो, ज़्यादा अच्छा। इमेजिन करने में मुश्किल होगी, लेकिन जब तुम्हें एक्सेस वैक्सेस से आइटम निकालने होंगे तो फिर इमेजिनेशन ही काम आएगी। तो क्या करो कि सामने वाले फेस सेंटर को देखो। सामने वाला फेस सेंटर देखा, ऊपर वाले रूम का फेस सेंटर देखो। जो इसके ऊपर वाला रूम है उसके भी सामने वाली वॉल का एक फेस सेंटर होगा ना यार, ठीक है? जो ऊपर वाली वॉल है उसके भी सामने वाली वॉल का एक फेस सेंटर होगा। तो ये दोनों कितनी दूरी पे? ए डिस्टेंस पे आ जाएंगे। ये दोनों कितनी दूरी पे आएंगे? ए डिस्टेंस पे आएंगे। और हम कौन सा देख सकते हैं फेस सेंटर? अपने फैन वाला फेस सेंटर और पीछे वाले रूम के फेस सेंटर को, फैन के वाले को। मतलब ये रूम है, इसके सामने पीछे भी एक रूम है तुम्हारे सामने, और वो वॉल को एक्सटेंड कर दो ऊपर, ठीक? तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, मतलब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ देखना, वो ऐसे बता रहा हूँ कि तुम मान लो कि तुम मान लेते हैं कि इस रूम में बैठे हो, तुम इस रूम में बैठे हो, ठीक? यहाँ पे तुम बैठे हो तो तुम्हारे सामने वाली फेस सेंटर, ठीक? वॉल, इसके ऊपर जो इसका जो फैन है, तुम्हारे रूम का जो फैन है, और ये वाली जो है, मतलब अगर ये वाला जो फेस सेंटर तुम देख पा रहे हो, तो ये दोनों सब आपस में कनेक्ट करेंगे। इसमें तुम्हें दिखाई नहीं देगा, मैं कौन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना भाई।
कि तुम्हारे रूम का फैन, सामने वाले रूम वॉल का फैन, ऊपर वाली वॉल जो सामने तुम्हारे वॉल जा रही है, इसका एक्स्ट्रापोलेट करके दूसरी जो वॉल बनेगी उसका फेस सेंटर, ऊपर वाले का फेस सेंटर, तुम्हारे सामने वाली वॉल का फेस सेंटर, तुम्हारा फैन का फेस सेंटर और पीछे वाले रूम के फैन का फेस सेंटर, आपस में सब मिला के एक स्क्वायर फेस बनाएंगे और जो कॉर्नर है तुम्हारे रूम के वो क्या करेंगे, उसे कैप कर देंगे। एक ऐसा तिरछा सा एक मतलब परपेंडिकुलर वॉल के एक स्क्वायर प्लेन बनेगा और ये दोनों ऊपर से आपस में क्या कर देंगे, कैप कर देंगे। तो इसे हम कहेंगे क्या कि ये एक ऑक्टाहेड्रल बना। और कहाँ पे बना, एज सेंटर पे बना। कहाँ पे बना, एज सेंटर पे बना। तो ये लिखा हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट एवरी एज सेंटर। एज सेंटर पे बना हुआ है तो एज का कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एज, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एज सेंटर। और ये क्या है, नंबर ऑफ एजेस है। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 1/4 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 इंटू मतलब इज इक्वल टू 3 और +1 आ गया किससे, बॉडी सेंटर से। तो टोटल कितने आ गए, टोटल हमारे पास 4 आ गए जो हमें चाहिए थे। ठीक है, इमेजिन करने की कोशिश करना, नहीं तो याद रखना क्या कि कहाँ पे है, एज सेंटर पे है एक वाइड। ठीक, इसके बाद बात आती है रेडियस रेशियो की। रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। कैटाइन इन जनरल कैसे होते हैं, वाइड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है। अब रेडियस रेशियो से हमें ये एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होने वाला है। ठीक है, कैसे मिल जाएगी, क्योंकि रेडियस रेशियो से हमें वॉइड की रेडियस पता लग जाएगी और वॉइड की रेडियस से हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि क्रिस्टल कैसा होने वाला है, कैसी उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, एफसीसी होगी, बीसीसी होगी, सीसीपी होगी या एससीपी होगी, कैसी होगी ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं रेडियस ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड कैसे निकालेंगे। रेडियस ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड निकालने के लिए पहले हम एक ट्राइंगुलर वॉइड बना लेते हैं। तो हम ट्राइंगुलर वॉइड एक बना लेते हैं आसानी से। ये एक ट्रायंगुलर वॉइड बना लिया हमने। ठीक, अब हम क्या कहें कि जो स्फीयर्स हैं, सॉलिड स्फीयर्स हैं, इनकी रेडियस को हम आर एस लिख दें और जो अंदर स्फीयर है इसे अगर हम इनलार्ज कर दें तो इसकी रेडियस को हम क्या लिख दें, आर वी लिख दें, इससे अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो ये आर एस प्लस आर वी लिख देते हैं, इसे छोटा ही करके लिख देते हैं तो सही समझ में आएगा, आर एस प्लस आर वी। ठीक, और ये डिस्टेंस को पहले ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं, ए बी और सी। ठीक, ट्राइंगल एबीसी को जरा हम इनलार्ज कर लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं ट्राइंगल एबीसी को। ट्राइंगल एबीसी बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये ट्राइंगल एबीसी बन गया। ट्राइंगल एबीसी में ये सी है, ये ए है, ये बी है। ये जो डिस्टेंस है ये आर एस प्लस आर वी के बराबर है, ये आर एस प्लस आर वी के बराबर है, ये आर एस के बराबर है। और ये एंगल जो होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का है। ठीक है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी, तो cos 30 डिग्री किसके बराबर आ गया, आर एस प्लस आर वी अपॉन सॉरी आर एस अपॉन आर एस प्लस आर वी के बराबर आ गया। अब cos 30 की वैल्यू होती कितनी है, √3/2 इज इक्वल टू आर एस अपॉन आर एस प्लस आर वी। ठीक, अब इसे लिख लो 2/√3 इज इक्वल टू आर एस प्लस आर वी अपॉन आर एस। ठीक, तो ये 2 - √3 अपॉन
2/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा RV/RS। तो RV जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.155 RS के बराबर। तो रेडियस रेशियो निकालना था, तो हमने कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो निकाल दिया। कैटायन एनायन की रेडियस का रेशियो का मतलब है RV/RS निकाल दिया, जो 0.155 के बराबर आ गया। तो ट्राइगोनल वॉइड के लिए अगर एग्जैक्टली स्फीयर को फिट होना है तो 0.155 RS के बराबर उसकी रेडियस होनी चाहिए। सिंपल बात है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, है ना। ठीक, इसी तरह से अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस निकालें, टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस हम कैसे निकालेंगे? टेट्राहेड्रल कब बेस्ट डिस्क्राइब होता है? टेट्राहेड्रल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन अ क्यूब व्हेन द एटम्स आर अरेंज्ड एट द ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर्स। यही तो हम लोग कहते हैं हमेशा कि एटम कहाँ पे अरेंज करना है हम लोगों को? ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर्स पे अरेंज करना है। ठीक, तो हमने इसे एक क्यूब बना लिया और एटम्स कहाँ लगाए? ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर्स पे लगाते हैं। तो एटम्स को लगाते हैं तो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लगाते, छोटे छोटे ही लगा लेते हैं। बात समझ में आनी चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनेगा? जब एटम्स कहाँ लगे होंगे? ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर्स पे लगे होंगे। ठीक, जब ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर्स पे एटम लगे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो वॉइड बन रहा होगा वो वॉइड यहाँ पे कहीं पे बन रहा होगा, वॉइड यहाँ पे बन रहा होगा। तो ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे एक दूसरे को, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। क्यों टच कर रहे होंगे? क्योंकि हमें टेट्राहेड्रल वॉइड बनाना है, तो एक प्लेन बनाया, उसके ऊपर एटम रखा। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2RS इज इक्वल टू √2a फेस डायगोनल के बराबर होगा। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो RS प्लस RV होगी, और ये बॉड डायगोनल बाई 2 होगी। तो RS प्लस RV की वैल्यू हो जाएगी √3a/2। ठीक, तो क्या लिख लें इसे? इसे लिख लें RS प्लस RV/RS इज इक्वल टू √3a/√2। तो ऐसे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस RV/RS इज इक्वल टू √3/√2। तो RV/RS यहाँ से आ गया कितना? √3/√2 माइनस 1। तो ये आ गया RV इज इक्वल टू आ गया 0.225 RS के बराबर, 0.225 RS के बराबर आ गया। ठीक, सिंपल सी बात है, क्लियर है ना बात? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब तो ये देखो टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस देखो क्या आ गई, थोड़ी सी ज़्यादा आ गई क्योंकि स्फीयर ज़्यादा थे। ठीक, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनाएंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने का बेस्ट तरीका क्या है कि हम 4 स्फीयर्स को एक प्लेन में रखें। 4 स्फीयर्स को क्या करें? एक प्लेन में रख लें। चार स्फीयर्स को हमने क्या किया? एक प्लेन में रखा, और इनके ऊपर और नीचे से इन्हें कैप करके लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि उससे केवल ज्योमेट्री सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक स्फीयर बना लिया। ठीक, तो ये स्फीयर हमारा कैसा है? ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसे हम अगर मैच करा दें सबकी रेडियस को एक दूसरे से, ठीक, और एक ये डायगोनल ले लें, तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं क्या कि 2RS इज इक्वल टू ए मतलब साइड लेंथ, अगर हम ए ले लें इसकी साइड लेंथ कितनी ले लें? ए, तो ये लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं 2 टाइम्स RS प्लस RV की वैल्यू √2a के बराबर होगी। तो RS प्लस RV/RS की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? √2a/a के बराबर। तो RV/RS की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? √2 माइनस 1 के बराबर। यानी RV/RS की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 0.414। √2 की वैल्यू 1.414। तो ये इससे RV जो आ गया वो किसके बराबर आ गया? 0.414 RS के बराबर। इसका काम क्या आएगा ये भी हम लोग देखेंगे 1 मिनट में, लेकिन ये रेडियस निकालना आनी चाहिए। ज्योमेट्री जितनी ज़्यादा तुम्हें समझ में आ जाएगी उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, इसके
हम लोग PYQs भी करेंगे तो उससे और क्लैरिटी बढ़ जाएगी, है ना। ठीक, अब रेडियस रेशियो ऑफ क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड कैसे बनाएंगे? तो क्यूबिक वॉइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल क्यूबिक लैटिस बना देंगे। सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाएंगे तो एटम्स को कहाँ लगा देंगे, हर कॉर्नर पे लगा देंगे। सिंपल क्यूबिक लैटिस बना के एटम को हर कॉर्नर पे लगा देंगे। ठीक है, जब एटम को हर कॉर्नर पे लगा देंगे तो उससे जो बॉडी सेंटर पे बनेगा वो क्या बनेगा, क्यूबिक वॉइड बनेगा। बॉडी सेंटर पे क्या बनेगा, क्यूबिक वॉइड बन जाएगा। तो ये हमने बना दिए, सारे सेम साइज के क्यूब, मतलब स्फीयर सेम साइज के ही होंगे ऑलमोस्ट, है ना। तो इससे जो बॉडी सेंटर पे बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा क्यूबिक वॉइड। ये कैसा वॉइड होगा, क्यूबिक वॉइड। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, √3a के बराबर, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये किसके बराबर हैं, a के बराबर। तो हमें पता है 2RS, हमें क्या पता है 2RS इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2RS इज इक्वल टू a के बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं। और क्यूबिक वॉइड है बॉडी सेंटर पे, क्यूबिक वॉइड है कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे है ना भाई। क्यूबिक वॉइड कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे। तो हम ये लिख सकते हैं कि √3a इज इक्वल टू 2 टाइम्स RS प्लस RV के बराबर है। तो RS प्लस RV अपॉन RS की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये बराबर आ गई किसके बराबर, √3a अपॉन a के बराबर। तो इससे RV अपॉन RS की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.732 के बराबर। तो RV इज इक्वल टू आ गया 0.732 RS। तो ये हमने क्यूबिक वॉइड की भी रेडियस रेशियो निकाल ली। तो हमने ट्राइगोनल की, टेट्राहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल की और क्यूबिक वॉइड की हमने क्या निकाल ली, रेडियस रेशियो निकाल ली। ठीक है, अब जब रेडियस रेशियो निकल आई है तो हम इसके लिए एक टेबल बना सकते हैं। अगर इस टेबल को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें काफ़ी कुछ बात मेरी समझ में आ जाएगी कि हम लोग क्या कह रहे थे। तो इस टेबल में ये क्या कह रहा है, टेबल में ये कह रहा है कि अगर रेडियस रेशियो कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0.155 से, कहाँ से 0.155 से 0.225 तक हुआ, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 3 होगा, क्योंकि जो ट्रायंगुलर वॉइड होगा वो कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। और इसका एग्जांपल हम B2O3 ले सकते हैं। ठीक, अगर 0.225 से लेके 0.414 हुआ तो ये क्या बन जाएगा, 0.414 हुआ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। और इससे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी वो 4 आ जाएगी। एग्जांपल इसका ZNS लिख देंगे। जो हम लिमिटिंग वैल्यू लेंगे वो छोटी वाली लेंगे, बड़े वाली को अगले में काउंट करेंगे। ठीक, तो 0.414 से लेके कहाँ तक, 0.732 तक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, NaCl बनेगा। और 0.732 से 1 तक क्या बन जाएगा, क्यूबिक वॉइड और CaCl। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। इससे हमें ये बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, तो ये वॉइड की बात समझ में आ गई। अब वॉइड की बात समझ में आने के बाद हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स के ऊपर। ठीक, टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल में सबसे पहले जो टाइप है वो कैसा है, रॉक सॉल्ट टाइप या फिर NaCl टाइप क्रिस्टल है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर लोगे तो सवाल बन जाएगा आसानी से। एडवांस की बात कर रहा हूँ और PYQ भी हम लोग करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, क्या कर रहा है, NaCl टाइप या रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होगा तो RNa प्लस और RCl माइनस की वैल्यू जो हो जाएगी, रो अगर हम देख ले तो ये आ जाता है 0.524। कितना आ जाता है, 0. इसे अगर लिख दें थोड़ा साफ साफ, ये आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाई 181, तो ये जाएगा 0.524। अगर ये 0.524 आ रहा है, अगर ये 0.524 आ रहा है तो इसका मतलब है कि Na प्लस जो है वो कहाँ पे है, 0.414 से 0.732 के बीच में है। यानी कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में लाई कर रहा है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगी। ठीक, तो इन NaCl टाइप क्रिस्टल होता क्या है कि Cl माइनस जो होता है वो क्या बनाता है, FCC लैटिस बनाता है। और Na प्लस क्या करता है, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पे थे, एक तो बॉडी सेंटर पे था और एच सेंटर पे था। तो अगर एच सेंटर पे देखोगे तो एच सेंटर पे, एच कॉर्नर पे क्या है, Cl माइनस, और एच सेंटर पे क्या आ जाएगा, Na प्लस। तो 2RNa प्लस प्लस 2RCl माइनस इज इक्वल टू A हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों की कितनी हो जाएगी, 6 और 6 हो जाएगी। तो इसलिए NaCl को कैसा सॉलिड कहते हैं, 6:6 का सॉलिड कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल अगर हम और लिखना चाहें तो KCl और RBCl टाइप के एग्जाम्पल इसके लिखे जा सकते हैं।
ठीक है, सवाल लगाने पड़ेंगे तभी पता लगेगा कि क्या हो रहा है। ठीक, फिर NaCl के बाद आता है CsCl टाइप स्ट्रक्चर। टाइप है, ध्यान रखना, CsCl एक प्रोटोटाइप लिया और उसके जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो सीजियम प्लस की रेडियस कितनी हो गई, 169 हो गई, और Cl माइनस की तो 181 थी, तो इससे जो आंसर आया वो कितना आया, 0.93 आया। इसका मतलब है कि Cl माइनस फॉर्म्स अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। 0.93 का मतलब है 0.732 से 1 के बीच में आया, यानी कि किसमें है, क्यूबिक वॉइड में है। और क्यूबिक वॉइड में आने का मतलब क्या होता है, अगर ये क्यूबिक वॉइड में आ गया तो क्यूबिक वॉइड में आने का मतलब है कि जो FCC जो Cl माइनस है वो सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाएगा, तभी क्यूबिक वॉइड खाली रह पाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, Cs प्लस आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसमें क्यूबिक वॉइड बनाने की कोशिश करें इस क्यूब में, तो देखो क्या होगा कि सारे कॉर्नर्स पे क्या आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, सारे कॉर्नर्स पे क्या आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, सारे कॉर्नर्स पे Cl माइनस आ गया, और बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया Cs प्लस, और यहाँ पे क्या है, सब जगह पे Cl माइनस है। ठीक, तो अगर ध्यान से देखें तो RCS प्लस प्लस RCl माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, √3a/2 लिख सकते हैं, और RCl किसके बराबर होगा, √a के बराबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर CS की तो हमें पता चल रही है कितनी आ रही है, 6 आ रही है, मतलब 8 आ रही है, ये तो पता चल रहा है ना। सीजियम प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ रही है, 8 आ रही है, क्योंकि 8 Cl को टच कर रहा होगा क्यूबिक वॉइड में ये, है ना। लेकिन हर Cl भी 8 Cs प्लस को टच करा होगा इन द लैटिस, क्योंकि हर कॉर्नर से 8 बॉडी सेंटर ऐसे होंगे क्यूब के जो बिल्कुल उसे डायरेक्टली वो टच कर सकता है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों की 8:8 आ जाएगी, तो इसे 8:8 सॉलिड कहते हैं। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, Tl थैलियम, टेल्यूरियम आयोडाइड और TlBr। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर देखते हैं। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। जब थर्मल वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो कांटेक्ट है एक दूसरे से वो छूट जाएगा। जब कांटेक्ट छूटेगा तो क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, कम हो जाएगी। भाई जब टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा बढ़ती तो हम लोग चिपक चिपक के थोड़ी बैठते, दूर दूर हटने की कोशिश करते, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, नियरेस्ट नेबर क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेज। तो CsCl टाइप स्ट्रक्चर NaCl टाइप में कन्वर्ट हुआ, ना कि सीजियम क्लोराइड NaCl में कन्वर्ट हो गया। ऐसा मत करना कि टेम्परेचर बढ़ा के सीजियम क्लोराइड को Na में कन्वर्ट कर दो, ये मूर्खता नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर से क्या होगा, जब हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी। जब कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉम्पैक्टनेस बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगी, तो इंक्रीज कर गई। ठीक है, 6:6 से कहाँ पहुंच गई, 8:8 पे चली गई। अब अगला टाइप जो है वो है ZnS। ZnS को जिंक ब्लेंडी भी कहते हैं, और ये जिंक का ओर भी है। इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्फेलेराइट होता है और एक वुडजाइट होता है। स्फेलेराइट जो होता है, स्फेलेराइट इज एन FCC लैटिस। जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रही है, मतलब जो रेडियस रेशियो आ रहा है वो 0.4 आ रहा है। 0.4 का मतलब है कि टेट्राहेड्रल वॉइड 0.414 से छोटा नंबर है, ध्यान रखना। तो कैसा है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो H2 माइनस क्या बनाएगा, CCP अरेंजमेंट बनाएगा। ये मोर और लेस याद ही रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, भूलना मत कि H2 माइनस क्या बनाएगा, एक CCP अरेंजमेंट बनाएगा, यानी FCC अरेंजमेंट बनाएगा, और Zn2 प्लस ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा। Zn2 प्लस कहाँ रहेगा, ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहेगा। जिंक कहाँ रहेगा, ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहेगा। तो Zn2 प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गई, और H2 माइनस की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, इसके एग्जांपल बाकी CuCl, CuBr, ZnO बाकी लिख सकते हैं। इसके बाद वुडजाइट होता है। वुडजाइट में क्या होता है कि H2 माइनस क्या करता है, जैसे स्फेलेराइट में वो FCC लैटिस बना रहा था, इसमें वो HCP लैटिस बनाएगा। जब ये HCP लैटिस बनाएगा तो Zn2 प्लस ऑल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड में पहले भी था और अभी भी रहेगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर है फ्लोराइट स्ट्रक्चर। फ्लोराइट स्ट्रक्चर को कहते हैं CF2 के नाम पे उसका नाम फ्लोराइट रखा गया, क्योंकि CF2 क्या होता है, फ्लोराइट होता है। तो कैल्शियम 2 प्लस क्या करता है, FCC लैटिस बनाता है, और F माइनस क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते हैं में रहते हैं। ठीक है, F जो Ca2 प्लस है, इसमें देखो उल्टा लिख रहा है। Ca2 प्लस क्या बना रहा है, FCC लैटिस बना रहा है, और F माइनस को कहाँ रखा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा है। इसे अदर वे भी कहा जा सकता है कि F माइनस सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाते हैं, और Ca2 प्लस हाफ ऑफ द बॉडी सेंटर को अप्लाई, क्यूबिक वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। तो वो बात समझना थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्या कि अगर इसे अदर वे कहें तो हम क्या कहेंगे कि F माइनस फॉर्म्स सिंपल क्यूबिक। तो मैं लग रहा है ना कि सर निगेटिव चार्ज को लैटिस में
मतलब लेटेस्ट पॉइंट बनाने चाहिए और वाइड में सी ए होना चाहिए, तो वैसा स्टेटमेंट बोल देता हूँ क्या कि F माइनस फॉर्म्स सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड Ca2 प्लस ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द क्यूबिक वॉइड। ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इससे बेटर क्या होता है, बेटर हम ये मान लें कि Ca2 प्लस ने क्या बनाया, FCC लैटिस बनाया और F माइनस ने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर लिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस कितनी हो जाएगी 8 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस कितनी हो जाएगी 4। एग्जाम्पल इसके स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, लेड फ्लोराइड, BaCl2, HgF2 और CuF2 वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर है क्या, अगला नंबर 5 आ गया। 5 में क्या होगा कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड का मतलब जो फ्लोराइड में हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट। तो इसमें क्या होगा, O2 माइनस FCC लैटिस बनाएगा और लिथियम प्लस सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना भाई, बिल्कुल मुश्किल बात तो नहीं है। कि क्या होगा कि F2 माइनस क्या बनाएगा, O2 माइनस क्या बना देगा, O2 माइनस सारे मतलब क्या बनाएंगे, FCC लैटिस बनाएंगे और लिथियम प्लस सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहेगा। तो Cn माइनस जो कोऑर्डिनेशन नंबर O2 की हो जाएगी माइनस की, वो 8 हो जाएगी और लिथियम की क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो Na2O एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें, इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो Na2O हो गया, K2O हो गया, Rb2O, Na2S, K2S एटसेट्रा। अब इसके बाद स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर एज सच सिलेबस में नहीं था किसके, जेई के, लेकिन 2012 में एक सवाल पूछ दिया गया जिसके बाद ये सिलेबस में आ गया। स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पाइनल इज ए मिनरल हैविंग जनरल फार्मूला M2O4 M'2O4 M'2O4 है, जिसमें M क्या है बाइवेलेंट और M' क्या है ट्राइवेलेंट है। तो O2 माइनस क्या करता है, एक FCC लैटिस बनाता है। ठीक है, O2 माइनस क्या करता है, एक FCC लैटिस बनाता है। देखो सॉलिड स्टेट में अब समझने वाला काम सारा खत्म हो गया, केवल सुनने वाला है। इसे सुन लोगे तो सवाल बन जाएगा बस तुम्हारा, है ना। क्योंकि सवाल मान लो ऐसा आया कि रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है, उसमें किसी एक एक्सिस के अलोंग मतलब किसी एक एच के अलोंग सारे एटम्स को हटा दिया गया। अब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि एच पे कौन कौन है तो किसे हटा दोगे, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तुम्हें ये बताएगा नहीं कि NaCl में कौन कौन कहाँ पे है। तो कह रहा है कि डाइवेलेंटाइंस जो होते हैं, O2 माइनस ने क्या बनाया, FCC लैटिस बनाया। O2 माइनस ने क्या बनाया, FCC लैटिस बनाया। तो डाइवेलेंट कैटायन ने क्या किया, 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर लिए। 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल, टोटल कितने थे, 8 थे, जिनमें से डाइवेलेंट आयन ने कितने कर लिया ऑक्यूपाई, 1/8। और ट्राइवेलेंट कैटायन ने 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे कितने हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास थे 4, जिनमें से 2 ऑक्यूपाई कर लिए। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हुआ और 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हुए। तो M कौन हो सकता है, Mg, Fe, CO, Ni, Zn, Fn कुछ भी हो सकता है। और M डैश कौन सकता है, ट्राइवेलेंट कैटायन जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम और रोडियम। तो इसके एग्जाम्पल क्या लिख लें, एक ऊपर से लिख लें एक नीचे से लिख लें, तो क्या बन जाएगा, Mg, Al2O4, Zn, Al2O4, Fe, Cr2O4। तो ये स्पाइनल स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। इनवर्स स्पाइनल में क्या होता है, इनवर्स स्पाइनल में थोड़ा सा कहानी बदलती है, M और M डैश की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो क्या करता है कि O2 माइनस क्या बना रहा है, FCC लैटिस बना रहा है। O2 माइनस क्या बना रहा है, FCC लैटिस बना रहा है, जिसमें M2 प्लस क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि एक ऑक्टाहेड्रल। पहले M2 प्लस कहाँ था, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में था, मतलब 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में था। अब कहाँ पे है, 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। और M3 प्लस क्या है, वो 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि अब M3 प्लस जो है वो 2 जगह चला गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज वेल एज टेट्राहेड्रल वॉइड। बात याद रख पाओगे कि M3 प्लस कहाँ चला गया इनवर्स स्पाइनल में, आधा गया कहाँ पे, आधा गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और आधा गया टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब डायमंड की बात कर लेते हैं। डायमंड स्ट्रक्चर काफी पॉपुलर है, सीधे सीधे इससे सवाल बन सकता है, इसलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो डायमंड स्ट्रक्चर के बारे में क्या है, वो कार्बन एटम से बना होता है। तो ये बात तो सही है। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 interpenetrating FCC sublattices displaced along the body diagonal of a cube by 1/4 of the length of body diagonal। तो मतलब क्या किया, 2 FCC लैटिस लिए इस तरह से और उन्हें तिरछा करके ऐसे क्लब कर दिया। ठीक, याद रखो कि 2 इंटरपेनेट्रेटिंग FCC लैटिसेस का कॉम्बिनेशन है जो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग 1/4 डिस्टेंस पे यानी √3a/4 पे डिस्प्लेस की गई। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। 4 तो FCC की वजह से और 4 ऑल्टरनेटिंग जो अपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वहाँ पे भी कार्बन होंगे। तो एटॉमिक रेडियस जो आ जाएगी वो R = √3a/8 आ जाएगी और जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो 34% आ जाएगी। तो डायमंड इज ए लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर, नॉट अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और लूज पैकिंग का हार्डनेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक,
इसके बाद कोरेंडम स्ट्रक्चर जैसे Al2O3 को कोरेंडम कहते हैं, Fe2O3 और Cr2O3 एग्जाम्पल हैं इसके। तो O2 माइनस क्या करता है, SCP लेटर्स बनाता है, और Al+3 कहाँ पे रहता है, 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता है। इसके बाद पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर में क्या होता है, AbO3। ये तुम लोगों ने पढ़े कि नहीं पढ़े मेरे को नहीं पता, अगर नहीं पढ़े तो इनके बारे में एक दो बार पढ़ लोगे तो एडवांस में सवाल अगर सीधा सीधा आया तो लग जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं, और बिट्स वगैरह में भी फायदा मिलेगा। AbO3 कैसा है, वन कैटाइन इज बाइवेलेंट एंड अदर कैटाइन इज टेट्रावेलेंट। तो CaTiO3 और BaTiO3 टाइप के एग्जाम्पल है। तो Ca2+ सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाता है, O2 माइनस FC मतलब फेस सेंटर ऑक्यूपाई करता है, और Ti4+ जो होता है वो बॉडी सेंटर ऑक्यूपाई करता है। तो ये 10 तरह के प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर थे जिन्हें हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अब अभी तक बात हो गई किसकी, अभी तक बात हो गई हमारी सारी खत्म किसकी, हम लोगों ने बात की अभी तक सॉलिड्स की, जिसमें परफेक्शंस की बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं इनपरफेक्शंस इन सॉलिड, जिसमें हम कहते हैं डिफेक्ट। तो डिफेक्ट अच्छे हैं, सब में होते हैं और होने भी चाहिए, नहीं तो यूजलेबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर कोई आदमी बिल्कुल डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो सोसाइटी में रहने लायक नहीं, वो हिमालय पर रहने लायक है, हिमालय पर जाके तपस्या करें। ठीक, तो अगर डिफेक्ट्स हैं तो डिफेक्ट्स कब नहीं होंगे, एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एट एब्सोल्यूट जीरो क्रिस्टल टेंड्स टू ए परफेक्ट ऑर्डर। परफेक्ट ऑर्डर का मतलब कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, और कोई भी ऐसा टेम्परेचर जो 0 केल्विन से ज़्यादा है उसमें क्या होगा, उसमें डिपार्चर होगा परफेक्टनेस से, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे, कंप्लीट ऑर्डरनेस उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो डिफेक्ट्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं, पॉइंट, लाइन और प्लेन डिफेक्ट। हम लोगों को जो पढ़ने हैं वो पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स 2 तरह के होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स 2 तरह के, फ्रैंकेल और शॉर्टकी, और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक भी 2 तरह के, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं कि अपनी पोजीशन से कोई एटम या मॉलिक्यूल या आयन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मल वाइब्रेशन बढ़े, भाई 0 केल्विन पे सब लोग अपनी जगह पे फिक्स थे, तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ कि थर्मल वाइब्रेशन बढ़े। थर्मल वाइब्रेशन बढ़ने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के भाग गया, तो वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, या इसे हम कभी कभी थर्मल डिफेक्ट्स भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी इन्हीं को कहते हैं। Number of defects generated depends upon the temperature. That's why point defects are also known as thermodynamic defects. ठीक, अब थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स हमारे पास पहले कौन से थे, 2 थे, शॉर्टकी और फ्रैंकेल। तो पहले शॉर्टकी देखते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है कि जब कोई एटम, कैटाइन और एनाइन अपनी लैटिस पॉइंट को छोड़ के क्रिस्टल से ही छोड़ के बाहर चला जाए, लैटिस पॉइंट छोड़ के क्रिस्टल से ही बाहर चला जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 वैकेंसीज आर ड्यू टू द मिसिंग कैटाइंस एंड एनाइंस। ठीक, क्रिस्टल अब क्योंकि जितने कैटाइन गए उतने ही एनाइन गए, तो क्रिस्टल एज होल कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, और मास कम हो गया, वॉल्यूम सेम रहा, तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। शॉर्टकी इफेक्ट्स जनरली अपीयर इन दोज क्रिस्टल्स व्हिच हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस डू नॉट डिफर मच इन साइज, क्योंकि उन्हें अब क्या साथ साथ निकलना है, तो उनका साइज ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, जैसे NaCl, KCl और CSCl। नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स निकालने का तरीका क्या होता है, n = n0 a to the power minus E/2 kT। E एक्सपोनेंट है, n नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स है, n0 नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द क्रिस्टल है, E इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ शॉर्टकी डिफेक्ट, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। ठीक, फिर इसके बाद आता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है, दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू ए कैटाइन मिसिंग। अब क्या हो रहा है कि अभी तक शॉर्टकी में क्या हो रहा था, ऐसे याद कर लो कि शॉर्टकी में क्या होती है, शॉर्टेज होती है। शॉर्टकी में क्या होती है, शॉर्टेज होती है। क्या होती है, शॉर्टेज होती है। ठीक, तो फ्रैंकेल में क्या हुआ कि डिफेक्ट अराइज हुआ, लेकिन क्या हुआ कि कोई बंदा अपनी लैटिस पॉइंट छोड़ के कहीं दूसरे लोगों के साथ बीच में गपशप करने चला गया। जैसे क्लासरूम में तुम बैठते हो और खड़े होकर कहीं बात करने लगते हो, तो तुम कहाँ चले जा रहे हो, इंटरस्टिशियल साइड पे चले जा रहे हो। तो दिस डिफेक्ट अराइजेस when a cation occupies an interstitial site between the lattice point. There is no change in the density, क्योंकि अपनी जगह छोड़ के कोई कहीं और सीट पे खड़ा जाके तो क्लास की डेंसिटी तो बदलेगी नहीं। ठीक, तो फ्रैंकेल डिफेक्ट्स अपीयर्स इन दोज क्रिस्टल्स जिसमें क्या होगा कि एनाइन का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू कैटाइन, जिससे कि वैकेंसी जगह बनी रहे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन क्रिस्टल्स नोन एज डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स में होगा, और AgCl AgBr दोनों में होते हैं, और ZnS में भी होता है। ठीक, अब नंबर ऑफ फ्रैंकेल डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, तो n की वैल्यू n0 इंटू ni की पावर 1/2, यानी कि हम लोगों ने क्या किया कि जो नंबर ऑफ आयंस थे और नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइड थी उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, e to the power -2 kT के बराबर कर दिया। तो बाकी सब बातें तो पता लग गई।
कि ई बोल्ट्जमैन ई एनर्जी रिक्वायर्ड है, टी टेम्परेचर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एन आई नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स और एन नॉट नंबर ऑफ आयंस हैं। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एक और तरह का डिफेक्ट है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब होता है एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड ऑफ द क्रिस्टल, मतलब इसमें लैटिस पॉइंट नहीं छोड़ा और तब भी हमने इंजेक्ट कर दिए कहीं कहीं बीच में जाके, लैटिस पॉइंट छोड़ के कहीं कहीं बीच में जाके कैटायन बैठ गया। अब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे बना सकते हैं भाई, एनाइन वैकेंसी, मतलब हम क्या करें, एनाइन को नॉकआउट कर दें, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन को बैठा दें, और या फिर एक्स्ट्रा कैटायन को इंटरस्टिशियल साइड पे बैठा दें। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनाइन वैकेंसी करता है तो उसे हम कहते हैं एफ सेंटर्स, और इसी की वजह से कलर आते हैं। कलर्स इन क्रिस्टल्स किसकी वजह से आते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। एफ का मतलब होता है फाब्रे सेंटर, तो फाब्रे सेंटर मतलब कलर सेंटर्स। और दूसरा तरीका है जब हम कैटायन वैकेंसी क्रिएट कर दें, जैसे जेड एन को हम लोग क्या करें, हीट करते हैं तो जेड एन 2+ आ जाए और क्या आ जाए, O2 आ जाए और इलेक्ट्रॉन आता है। तो जेड एन ओ कैसा होता है, वाइट होता है, और कोल्ड कंडीशन में और हीट करने पे क्या हो जाता है, येलो आ जाता है। तो इसमें कलर आ रहा है। अब एफ सेंटर में क्या होगा, जैसे कि हमने क्या किया, NaCl वाइट था, इसे सोडियम वेपर में ट्रीट किया तो येलो हो गया। येलो इसलिए हुआ क्योंकि Cl निकल गया और Na से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो अब Cl की जगह खुद जाके बैठ गया। ठीक, तो ये लिखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन निकला उसने क्या किया, लैटिस पॉइंट से Cl- को निकाल के खुद ही बैठ गया। तो इनके कलर याद रखेंगे कि KCl से वॉयलेट बनता है और LiCl से पिंक बनता है। इसके बाद आती है मेटल डेफिशिएंसी की बात। मेटल डेफिशिएंसी की बात क्या है कि मान लो कि हमारे पास एक A+B- टाइप का लैटिस था, तो हमने किसी A2+ वाले कैटायन से उसे रिप्लेस कर दिया। मान लो SNO हमारे पास था, टिन ऑक्साइड था, हमने टिन +4 को हमने क्या किया, डोप कर दिया, तो टिन 2+ हट जाएगा। तो एक SN4+ कितने टिन 2+ को रिप्लेस करेगा, क्योंकि चार्ज बैलेंस रखना है तो 2 टिन 2+ को रिप्लेस कर देगा, लेकिन एक जगह वो खुद भी ऑक्यूपाई कर देगा, तो एक ही वैकेंसी क्रिएट कर पाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो बचते हैं वो हमारे पास बचते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्लीज एनसीईआरटी से एक बार देख लेना। सिंपल डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ये एनसीईआरटी से तो पढ़ना, ये तुम्हारा टास्क है। कंप्लीट करके कमेंट करना, कोई डाउट हो कमेंट करो, पूछो। और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। मैं बहुत जल्दी से अब अगला चैप्टर तुम्हारे लेके आऊँगा मेटलर्जी, तो उस बारे में भी लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपना, खूब सारी पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं हम लोग। ठीक, ओके, बाय बाय। और लाइक शेयर तो करते ही रहना यार, है ना। ठीक है, चलो बाय।